गई, स्वयं एसओजी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने उसको घसीटा और हिंसा की पराकाष्ठा हो गई। जब स्वयं एक दायित्वधारी वहां के पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री के खास दबंग नेता श्री हरीश धामी ने राइफलमैन की राइफल छीनकर उसके बटों से हमारे कार्यकर्ता जगत सिंह मार्ग के ऊपर प्रहार किए, उसको घायल किया, वो आज भी जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। पहले उसको हल्द्वानी रेफर किया गया, अब उसको दिल्ली हायर सेंटर रेफर किया गया है, दिल्ली में उसका इलाज हो रहा है। मेरा कहना है, हमने डीजीपी महोदय को निवेदन भी किया है डेलीगेशन के माध्यम से कि यह चुनाव के अंदर भय का वातावरण बनाने का प्रयास है। हताश और निराश कांग्रेस मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। बसपा से निष्कासित हुए पूर्व विधायक सहजाद ने भी बाबा साहब का 61वां परिनिर्वाण दिवस मनाया और बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व विधायक सहजाद ने बताया कि उनको आज भी बहन मायावती से काफी उम्मीदें हैं। बहन जी को नेता और काशीराम को अपना आदर्श बताते हुए सहजाद ने कहा कि उनकी पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी ही है। अगर बसपा उनको चुनाव लड़ने का मौका देती है तो पहले बसपा को ही चुनेंगे। अगर बसपा उन्हें वापस नहीं लेती तो फिर वो किसी और दल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं रुड़की में कार्यक्रम में बसपा प्रदेश अध्यक्ष भृगु राव ने इस बात पर साफ किया कि जो पार्टी से बगावत कर चुके हैं उनकी कोई वापसी नहीं होगी। समय से अपनी मांगों पर प्रयासरत शिक्षा आचार्यों को उस वक्त देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जब उनकी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री आवास घेरने निकल रहे थे। देहरादून पुलिस द्वारा सैकड़ों की तादाद में शिक्षा आचार्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये आधे लोग अपने आप ही बैठ गए और इसमें महिलाएं थी, महिला फोर्स हमने यूज किया, महिला फोर्स था हमारे साथ में और इन लोगों को अरेस्ट करके 2 अलग अलग वाहनों में भेजा गया और जो इन पर प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अभी इन लोगों का जो मुख्यमंत्री आवास कूच था जो कि अलाउड नहीं है, तो इन्हें पहले हमने वार्निंग दी और उसके बाद लोगों ने अपना कूच जारी रखा, तब लोग इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करके भेजा गया है और इनकी संख्या और इनको माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके बाद जो आदेश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून का जाना माना हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल हमेशा विवादों के घेरे में रहता है। दून हॉस्पिटल पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता रहता है। एक बार फिर दून हॉस्पिटल के मरीजों के खाने पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हॉस्पिटल की कैंटीन के संचालक मनोज कुमार का कहना है कि पिछले 7 महीनों से कैंटीन का कोई भी पैसा नहीं मिला है, जिससे मेरी भी हालत दयनीय बनी हुई है। कभी भी मरीजों का खाना यहां बंद हो सकता है। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की है कि जल्द मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और सभी अधिकारी बजट का रोना रो रहे हैं। वहीं साथ ही बताया गया कि पिछले 7 महीने से लगभग 70 लाख रुपए का बिल हो चुका है, जिसमें से कुछ भी नहीं मिला है। मुझे लगभग 7 महीने हो गए, 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है और मेरा काम अपने आप ही रुक जाएगा। तो मैं लड़कों को वेतन नहीं दूंगा तो लड़के छोड़ के चले जाएंगे, तो काम अगर मेरे पास राशन होगी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि लड़कों को वेतन नहीं दे पा रहा हूं मैं। प्रिंसिपल साहब और जब मैंने इस मामले में लिखित में वो दिया तो उन्होंने कहा कि शासन से आया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। जो आया भी है 15 लाख रुपए वो ट्रेजरी में लगा था बिल और ट्रेजरी से 1000 के शासन से पैसा नहीं आया, जहां कोई पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे।
इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की ओर से मिले आश्वासन पत्र के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। दरअसल गंगा में हो रहे अवैध खनन और गंगा किनारे लगे स्टोन क्रैशरों के खिलाफ मातृ सदन के संतों का संघर्ष कई वर्षों से जारी है। इस बार फिर मातृ सदन के संत और स्वामी शिवानंद के शिष्य आत्मबोधानंद ने पिछले 30 दिनों तक अनशन किया, लेकिन प्रशासन द्वारा जब कोई सुध नहीं ली गई तो खुद स्वामी शिवानंद 27 नवंबर को अनशन पर बैठ गए और 2 दिसंबर से जल का परित्याग कर दिया था, जिसके बाद 4 दिसंबर को जिला प्रशासन ने स्वामी शिवानंद को जबरन जल ग्रहण कराया और स्वामी शिवानंद ने 48 घंटे अल्टीमेटम देकर जल भी ग्रहण किया। 48 घंटे पूरे होने पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की ओर से मातृ सदन को पत्र मिला, जिसमें शासन को तत्काल गंगा में हो रहे खनन और गंगा किनारे बने स्टोन क्रैशरों को गंगा से 5 किलोमीटर दूर हटाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद स्वामी शिवानंद ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा डेवलपमेंट गंगा से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम CPCB को आदेश दे दिए हैं कि गंगा में जो अवैधकृत होती है उस पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए। उसके तहत CPCB ने भी हमको लिखने दे दिया है कि वो जो हमको पत्र दिए हैं तदनुकूल हम कार्रवाई कर लिए हैं। DM और SSP को फैक्स हो चुका है और जो EP एक्ट लगाए जिसके तहत इन्हें कहा गया है गंगा से 5 किलोमीटर दूर समस्त स्टोन क्रैशर को हटाया जाए और गंगा से 5 किलोमीटर दूर में कोई भी खनन एक्टिविटी नहीं होगा। माने वो पर्सन ऑफिसर या अथॉरिटी बॉन्ड है उसको करने के लिए, ये नहीं कहेगा कि हम नहीं करेंगे। और यदि वो नहीं करता है तो इसके तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना है। रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने एक वकील के चैम्बर में छापेमारी की। दरअसल विजिलेंस को शिकायत मिली थी किसी मुकदमे से बाहर निकलने की सरकारी वकील अशोक उभान ने 7 लाख की रिश्वत मांगी है। छापेमारी में विजिलेंस टीम को 5 नई करेंसी उभान के चैम्बर से बरामद हुई। इसी बीच वकील चैम्बर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और जिसके बाद विजिलेंस की टीम और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सरकारी वकील को भी विजिलेंस ने गिरफ्तारी से छुड़ा लिया। वकीलों का कहना है कि कुछ भी करने से पहले विजिलेंस को एक बार एसोसिएशन से बात जरूर करनी चाहिए थी। पूरे मामले को एसोसिएशन के संज्ञान में लाना चाहिए था। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट पहुंचे। माहौल को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए, ये जो भी कार्रवाई है विजिलेंस के ट्रैप की जो कार्रवाई होती है गोपनीय तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन और जो डेवलप किया था उस पर कार्रवाई लीगल तरीके से की जाती है। बाकी पुलिस को जब भी कॉल किया था शांति अच्छा व्यवस्था में थी, क्योंकि कोई एक कार्रवाई की गई है विजिलेंस द्वारा, उसके बाद जो कोई शांति ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना हो, उसके लिए पुलिस को कॉल किया जाता है। उसी ड्यूटी में यहाँ पर आ रखे हैं। हमारे पास 1 तारीख को आया,
1 तारीख, और इसने कहा कि जो एडीजीसी हैं उमेश अशोक ओभान जी, वो हमसे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। किस बात के मांग रहे हैं? इनका मुकदमा था, मुकदमे में इनको 3 साल की सजा हो गई। उसकी अपील लगी हुई थी सेशंस कोर्ट में, एडीजे कोर्ट में। उसके लिए वो सरकारी वकील थे हमारे, अशोक ओभान जी, आपकी तरफ से, मतलब सरकार की तरफ, प्रोसिक्यूशन, हाँ। तो उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए का प्रबंध हो जाएगा तो आपकी जो है वो हम अपील को अप्रूव करा देंगे, यानी सजा कटवा देंगे। इस बात का 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार ने डीजीपी के आदेश के बाद जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों को कानून संबंधी जानकारियां दी। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यालय छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। युवाओं में नशे को लेकर बढ़ते क्रेज से होने वाले नुकसान, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक नियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर इंटरैक्शन किया गया। वहीं एसएसपी ने बताया कि हमारा मकसद ये है कि छात्रों और पुलिस के बीच वार्तालाप कर उस कमी को पूरा किया जा रहा है जिससे दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। वहीं गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रबंधन भी पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी और बच्चों को कानून संबंधी जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट कम्युनिटी से इंटरेक्शन रखा है, जिसमें कि हम लोग ड्रग के जो मेनेंस हैं सोसाइटी में, जो एक ईवल जो फैल रहा है, जो युवा शक्ति को खराब कर रहा है, उसके बारे में इनसे इंटरेक्शन करना है, इनको एक परामर्श देना है एज ए सीनियर कि ये ड्रग से दूर रहें और अगर नशे से दूर रहें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और साथ साथ जो एग्जिस्टेंट एनवायरनमेंट है, जो कंट्रोल के बारे में भी बताया जाएगा इनको कि जब तक यूथ का पार्टिसिपेशन पुलिस के साथ में नहीं होगा तब तक क्राइम कंट्रोल में भी काफ़ी इनका अहम रोल रहता है। पुलिस से इंटरेक्शन करके ये जो चीज़ें अगल बगल की घटनाएं जो हो रही हैं वो बताई जा सकें और एक संवाद का एक खुला दौर हो, यही इस कॉन्फ्रेंस की मंशा है। पुलिस शासन की ओर से जो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक आपदा को लेकर के पुलिस की ओर से एक सेमिनार आयोजित हुआ था, जिसमें आपदा से सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन ने सभी तरह के उपाय बताए थे। उसी क्रम में आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एसएसपी साहब जो हैं वो पधारे हैं मार्गदर्शन देने के लिए, और मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग इस तरह से मार्गदर्शन अगर देता रहेगा तो हमारे बच्चों को और कर्मचारियों को, शिक्षकों को, सभी से जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उनकी जानकारी प्राप्त होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर आरएस टोलिया अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 71 साल की उम्र में टोलिया जी का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। टोलिया जहां एक ईमानदार प्रशासक के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे, वहीं लेखक, साहित्यकार और समाजवादी के रूप में भी उनका कोई सानी नहीं था। इस सबसे हटकर इस नौकरशाह को बेपनाह प्रेम के लिए भी जाना जाएगा। बता दें, टोलिया राज्य के पहले मुख्य सचिव रहने के साथ ही पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। 2006 मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने के बाद टोलिया ने अपने पैतृक गांव में ही रहने का फैसला लिया, जिस पर वो अंतिम तक कायम भी रहे। यही नहीं, हिमालय की वादियों में रहकर इन्होंने 2 दर्जन से भी अधिक किताबें लिखी थी। 10 दिसंबर को आईएमए देहरादून में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड में सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री स्वीटी अग्रवाल ने खुद आईएमए में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। आईएमए परेड के दौरान लगने वाली सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन और परेड के दौरान यातायात मार्गों में किए जाने वाले डायवर्जन पर आईएमए के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि परेड के दौरान यातायात मार्गों में डायवर्जन इस प्रकार किया जाए जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। साथ ही परेड में आने वाले विजिटर्स के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए उपकरणों का भी निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली खबर का। मंसूरी
विधायक गणेश जोशी ने अपने निवास स्थान पर गरीबों को स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति और उच्च विद्यालय शिक्षा के सहयोग के लिए हंस फाउंडेशन की ओर से 9.5 लाख रुपए के चेक बांटे। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में निर्धनों को स्वास्थ्य और शिक्षा के सहयोग के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। केवल सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के चहेतों को ही राशि बांटकर बंदरबाट की जा रही है। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य माता भोले जी महाराज का बहुत आभारी हूं कि उनके माध्यम से आज मैं इन गरीबों की सेवा कर पाया। और अभी तक मैं हंस फाउंडेशन मंगला माता जी के माध्यम से अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 119 लोगों को 1 करोड़ रुपए से अधिक दिला चुका हूं इलाज के लिए। आज लगभग 9.5 लाख रुपए हमने आज यहाँ पर बांटे हैं। इसका लाभ निश्चित ये गरीब लोग उठा सकें की सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है। मुख्यमंत्री विकास कोष सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं, जो विधानसभा का अध्यक्ष के नजदीकी हैं, ये अखबारों में आपने देखा होगा, सिर्फ अपने अपने लोगों को ये लाभ दे रहे हैं कि आम जनता जो गरीब लोग जिनको पात्र हैं उनको कोई लाभ वहां से नहीं मिल पाता है। ऐसे में ये संस्था जो काम कर रही है वास्तव में सराहनीय है। और यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके माध्यम से मैंने कई लोगों की मदद कराई है। तो एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से माता जी का, भोले जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता माथुर दत्ता जोशी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जयललिता की मौत को जोशी ने पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। और इस दौरान क्या कुछ कहा जोशी ने, आइए आपको सुनाते हैं। राजनीति की अपूरणीय क्षति है। जयललिता जी का अपना एक स्थान है, चाहे आप उनका जो फिल्मी जीवन रहा है उसमें देख लीजिए, और उसके बाद राजनीति में उन्होंने बहुत काम किया है। उनका बहुत नाम है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के एक हिस्से में उनका अपना एक महत्व रहा है। और उनके निधन से देश की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति हुई है, विशेषकर विपक्ष की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उनकी उस क्षति को पूर्ति कर पाना बहुत कठिन काम है। जयललिता जी के निधन से कांग्रेस परिवार को व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी उनके निधन पर अपनी गहरी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करती है, अर्पित करती है, पुष्प अर्पित करती है, श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार के लोग इतना बड़ा दुख सहन करने की उनको शक्ति मिलेगी। और जो तमिलनाडु की राजनीति में जो वैक्यूम आया है, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से उसको भी कहीं न कहीं से पूरा करने का मौका उनके परिवार को मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। तेरे दरबार की आली निराली शान यह देखी, सखावत को तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी। बहाया अपना कर तेरे दरबार में जो है माँ, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। यंत्र मंत्र अदृश्य जगत के सत्ता की पहचान है। देवलोक के जो वासी हैं मंत्र में उनकी जान है। मंत्र हमारे राष्ट्र का गौरव, देश की मेरे शान है। और वीरेंद्र साधना शब्द मंत्र की एक नया विज्ञान है। बदलेगी किस? देखिए हमारे साथ साधना और मंत्रों की शक्ति से, योगेश्वर सरकार के साथ। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी
आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल। किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। और अब बात करेंगे नोटबंदी से जुड़े मामले की, जहां नोटबंदी के बाद से काला धन और नकली निकालने का सिलसिला तेजी से पकड़ने लगा है। देश के कोने कोने से लोग काला धन और नकली नोट निकालकर बाजार में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही रामपुर में देखने को मिला, जहां नकली नोट का अवैध कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस भी हैरान रह गई। आखिर क्या है ये नकली नोट का पूरा मामला,
देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। झुकाए 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले के बाद जहां एक तरफ गरीब लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शातिर बदमाश पुलिस से छुपाकर अपने गोरे धंधों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही गोरख धंधे को करते हुए पुलिस ने इन अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला रामपुर के थाना टांडा का है, जहां ये आरोपी नकली नोट का काला कारोबार करते और सबकी आंखों में धूल झोंककर पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते से नकली नोट भारत में सप्लाई करते थे। इन नकली नोटों की बनावट ऐसी है कि बड़े से बड़ा आदमी भी नोट पहचानने में धोखा खा जाए। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी गलत काम की उम्र ज्यादा नहीं होती। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम तैयार की। इस मामले में एसपी ने खुद टीम के साथ मीटिंग की और योजना बनाई। रामपुर के थाना टांडा थाना प्रभारी को पिछले कुछ समय से लगातार सूचना मिल रही थी, जाली नोट के कारोबार में कुछ लोग उनके थाना क्षेत्र के संलिप्त हैं। इसी की मुखबरी करते हुए कल दोपहर 4 बजे के करीब 4 लोगों को इन्होंने जाली करेंसी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है। इन लोगों से एक पूरे गैंग का खुलासा हुआ। खुर्शीद नाम गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का नाम है नसीम, जाबुल, उस्मान, आकिम। नसीम और जाबुल मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव काजीपुरा के रहने वाले हैं। उस्मान और आकिब रामपुर में थाना टांडा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बादली पेट्रोल पंप के पास जाली नोट को सप्लाई करने के लिए किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस का छापा पड़ने से इनके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। इतना ही नहीं, इनके काले कारोबार का भी भंडाफोड़ हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 80,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने धारा 489B और 489C में मुकदमा दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया है। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। तो हमने बात करी क्राइम से जुड़े तमाम मामलों की, तो आज हम ये खबरें इसलिए भी आपके सामने लेकर आए कि हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक जागरूक बने, उसे अपने अधिकारों और कानून के बारे में जानकारी हो, क्योंकि इंडिया क्राइम का मकसद डराना नहीं बल्कि बचाना है। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई,
सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बना रहा है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।